जय हिंद। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर एम लक्ष्मीकांत का जो सबसे पहला चैप्टर है वो आज देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, सबसे पहला लाइन ये है कि भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए भारत आया। लेकिन इसके पीछे का कहानी क्या है ये भी जान लेंगे तो हम सबका है जो कंथस्ट हो जाएगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, किस प्रकार से आया, कहाँ आया, कब आया, क्या आया, है ना, ये भी देख लेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले जो स्थापना हुआ था 1599 में हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहले जो स्थापना हुआ कब हुआ? 1599 में हुआ, यानी 1 साल पहले हो गया। क्लियर? किसके द्वारा हुआ? तो रानी एलिजाबेथ के जो चार्टर अधिनियम था, यानी चार्टर जो था, चार्टर एक प्रकार क्या होता है? अधिनियम पत्र होता है, यानी अधिकार पत्र होता है। चार्टर जो है एक प्रकार का अधिकार पत्र होता है। तो उस चार्टर के द्वारा है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का 1599 ईस्वी में स्थापना हुआ। 1599 ईस्वी में स्थापना हो गया। ठीक है, उस समय इसका ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो था गवर्नर एंड कंपनी मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, फिर से सुनिएगा। जब स्थापना हुआ 1599 में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना के समय ही क्या नाम रखा गया? जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। ठीक है, उस टाइम ये नाम रखा गया। तत्पश्चात है जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से क्या है? भारत में आया। लगभग आप 1700 ईस्वी कह सकते हैं, क्योंकि 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को आया, है ना। तो जो क्लियर डेट है वो क्लियर डेट ही रखेंगे। ठीक है, क्लियर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया तब वह सिर्फ और सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से अपना कार्य कर रहा था। सिर्फ और सिर्फ व्यापार के उद्देश्य से अपना कार्य कर रहा था। फिर अचानक से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जो राज्य करने लगा, है ना। फिर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जो शासन उससे हटकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। फिर ब्रिटिश क्राउन है जो हम पे शासन किया, अपनी इच्छा अनुसार किया। उसके बाद क्या हुआ कि भारत देश आज़ाद हो गया, है ना। तो ये सारे कानून को पढ़ना ही एम लक्ष्मीकांत का समापन है। ठीक है, तो अब जानेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार तो लगभग 150 वर्ष तक किया। 150 वर्ष तक किया। फिर वह उसे समझ में आ गया था कि क्योंकि 150 साल रहेगा तो आदमी जान जाएगा कल्चर कैसा है, किस प्रकार से लोग हैं। तब वह वो जान गया कि इंडिया के जो लोग हैं, जिन्हें जो समझाया जाए वो समझेंगे, जो जिन्हें फैसिलिटी दिया जाए तो फैसिलिटी की ओर अग्रसर होंगे। अपना कल्चर को है जो क्या कर रहे थे? भूलते जा रहे थे। और वही परिणाम आज है कि ब्रिटिश कल्चर की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। अच्छा, तब वो यह बात को समझ चुके थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। तब है जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो भारत पे धीरे धीरे अपना शासन व्यवस्था को बढ़ाना स्टार्ट किया। सन 1600 ईस्वी से 1773 तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ क्या किया? व्यापार किया। डेट फिर से याद रखिएगा, 1600 ईस्वी से 1773 ईस्वी तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ व्यापार किया। उसके पश्चात है जो सन 1773 के बाद ये ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कंपनी के रूप में शासन करने लगा। ठीक है, कंपनी के रूप में क्या करने लगा? शासन करने लगा। अच्छा, इसके पीछे कहानी थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। तो 1764 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था बक्सर का युद्ध। 1764 में एक युद्ध हुआ था जिसे कहते हैं क्या? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला,
अवध का नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और मुग़ल बादशाह उस समय के जो थे शाह आलम द्वितीय, इन तीनों और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ। कब हुआ? तो 1774 ईस्वी में जब यह युद्ध हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो बहुसंख्यक के सामने जीत गए। बहुसंख्यक वो 3 गो शासन थे, 3 गो शासक थे, है ना, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना शासन व्यवस्था बनाए हुए थे और मिल कर किया, तब भी क्या हुआ? हार गया, है ना। अच्छा, हार तो गया। तत्पश्चात जो 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी वसूलने का कार्य अपने हाथों में ले लिया। कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जो 1765 में है जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी वसूलने का कार्य है जो अपने हाथों में ले लिया। ये दीवानी क्या होता है? दीवानी यानी राजस्व संबंधित जितना भी कार्य है उसका है जो कर लेना, यानी कर क्या होता है? टैक्स, है ना। इलीगल टैक्स है जो हमसे लेने लगा, ठीक। हमसे कहने का मतलब है भारतीयों से उन तीनों क्षेत्र में लेने लगा। इसी तरह धीरे धीरे वह क्या करते गया? शासन व्यवस्था अपना चलाते गया। अब आता है डेट 1858, ठीक है। तो यहाँ कंपनी शासन कब तक था? 1773 से 1858 तक। 1773 से 1858 तक। 1858 के बाद 1947 तक क्या हुआ? वह ब्रिटिश ताज के शासन के रूप में भारत में रहा। इतने वर्षों तक है जो हम पे शासन हुआ। ब्रिटिश ताज के अनुसार कब से कब तक हुआ? तो 1858 से 1947 तक। 1947 के 14 अगस्त के शाम तक, यानी मध्य रात्रि तक कह सकते हैं, क्या हुआ? ब्रिटिश हमारे यहाँ रहे, राज किए। उसके पश्चात जो हमारा देश क्या हुआ? आज़ाद हो गया। अब जितना जल्दी हम बोल दिए उतना जल्दी तो आज़ाद हुआ नहीं होगा, तो आगे देखते हैं कहाँ पे थे। तो 1858 के पास। 1858 से जस्ट एक पीछे वाला वर्ष में जाएंगे, 1857। 1857 में एक युद्ध हुआ था जिसे सैनिक विद्रोह या फिर सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। इसका नेतृत्व करता है जो हमारे बिहार के ही वीर कुंवर सिंह थे। वीर कुंवर सिंह थे। इनके बारे में एक कहानियाँ हैं जो गंगा मैया को पार कर रहे थे, उनके हाथ में गोली लगी, उसी टाइम अपना तलवार निकाले, अपने हाथ को गंगा मैया को अर्पित कर दिए, है ना। उनके पीछे कुछ कहानियाँ भी हैं, बहुत सारे कहानियाँ भी बने हुआ है। तो उसी समय 1857 जो दानापुर जो सब डिवीज़न है सैनिक छावनी के रूप में है ना, अभी वर्तमान में उधर है, ठीक। तो जो पटना में पड़ता है दानापुर से आगे थोड़ा पटना के एरिया, ठीक है। तो वहाँ उस क्षेत्रों से वह थे, नेतृत्व कर रहे थे बहुत सारे सिपाहियों के साथ। इस समय है जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इतना आघात पहुंचा इस युद्ध के पश्चात, इस युद्ध के दौरान, कि वह ईस्ट इंडिया कंपनी समापन की ओर चला गया था। अगर ब्रिटिश क्राउन अपने हाथों में नहीं लेता उस कंपनी को, तो उसी टाइम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने देश पुनः वापस जाना पड़ता। उस टाइम के बाद हमारा भारत देश पर जो कब्जा नहीं होता, यानी गुलाम नहीं बनता, है ना। अच्छा, गुलाम नहीं बनता, ठीक है। यानी उस समय क्या हुआ? वीर कुंवर सिंह का सत्ता है जो मजबूत होगा, है ना, मजबूत था ना। इसके पश्चात यानी 1857 के क्रांति के पश्चात है जो जस्ट एक साल बाद 1858 में ब्रिटिश क्राउन को यह पता चला कि इस प्रकार से षड्यंत्र हुआ है। अब है जो भारतीयों पे शासन करना कंपनी के द्वारा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यह व्यापार के दृष्टिकोण से आए हुए लोग थे और इन्हें मतलब कह सकते हैं कि उतना एक्सपीरियंस नहीं है ना, शासन करने की, क्योंकि व्यापार तो वो 150 साल किया था, तो एक्सपीरियंस किसका था? व्यापार का। अब कर रहा था क्या? शासन। तो शासन व्यवस्था उससे अच्छा चला नहीं।
है ना। शासन व्यवस्था से नहीं चलने के कारण क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में यह सत्ता चला गया। समझे। अच्छा, 1600 ईस्वी के क्वीन कौन थे? रानी एलिजाबेथ प्रथम, याद रखना है, एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब 1858 में है जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, तब है जो वह अपने अनुसार है जो कार्य करने लगा, यानी शासन व्यवस्था करने लगा। तो इस संदर्भ में हम इतने सारे स्टोरियों के दरमियान हम क्या जाने कि सबसे पहले कंपनी कब आया? तो 1600 ईस्वी से 1600 ईस्वी में तो आया था ना जी, कब से कब तक रहा ये भी हम साथ में बताते चलते हैं। तो 1600 ईस्वी में आया और 1773 तक यह क्या किया? शासन व्यवस्था किया। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? व्यापार किया। सिर्फ और सिर्फ क्या किया? व्यापार किया। उसके पश्चात है जो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट भी आता है ना, बहुत सुनने का इच्छा है आपको, लेकिन बात को समझिए यहाँ पे। 1773 के से लेकर 1858 तक, 1773 से 1858 तक यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में शासन था। अरे था तो ब्रिटिश का ही ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन था। कब से कब से? 1773 से लेकर 1858 तक। और 1858 के बाद है जो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में क्यों चला गया? 1757 की क्रांति, 1757 की क्रांति, है ना। 1757 की क्रांति के पश्चात है जो 1858 से लेकर सन 1947 तक ब्रिटिश क्राउन के हाथों में रहा, यानी ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया हमारे भारत, यूँ कह सकते हैं। क्योंकि पूरा रेगुलेट करके नियम लाया बहुत सारा प्रकार का, जो यहीं से पॉलिटी स्टार्ट होता है, यहीं से पॉलिटी स्टार्ट होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखो, व्यापार किया पहला बार में, जो हमारा पहला डेट था 1600 से लेके 1773, इस मंथ तो व्यापार किया, तो व्यापार के बारे में क्या जाने, है ना। व्यापार किया, वो अपने मॉडर्न है जो कपड़े लाते थे तो बेचते थे, भारतीयों को पसंद आता था, फिर पुनः लाते थे, फिर बेचते थे। यहाँ का है जो सूती वस्त्र, कच्चा माल यहीं से लेता था, कच्चा माल यहीं से लाता था। बन के आता था कहाँ से? ब्रिटेन से आता था बनकर, वही कच्चा माल वापस जाता था। कल्टीवेट यहाँ पे नहीं हुआ था जिस समय, उस समय इसी किया जाता था, ऐसे ही मतलब कच्चा माल ले गया और उसी से बनाया, मतलब ब्रिटिश तौर तरीक़ों के कपड़े, और इंडिया को दिया, यानी भारत को दिया। लोग खरीदे, महंगाई बढ़ी, सूती कपड़े की मांग उधर मतलब कमने लगी, यानी गरीब गरीब रह गए, अमीर अमीर बनते चल गए, है ना। तो कुछ इस प्रकार से हुआ। तो व्यापार के बारे में क्या पढ़ें, है ना, ये कहानी उतना तक सीमित रहा। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, क्या था? कंपनी का शासन। कंपनी का शासन है 1773 से लेकर 1858 तक चला। 1773 से लेकर 1858 तक चला। इसमें देखेंगे, इम्पोर्टेंट है जो, किस प्रकार से शासन चला, है ना, किस प्रकार से शासन व्यवस्था चला। तो सबसे पहला डेट है जो 1773 है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से अति आवश्यक, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट के द्वारा ही कंपनी पर नियमित एवं नियंत्रण, यानी चेक एंड बैलेंस करने का निर्णय लिया गया, यानी इससे पहले क्या कर रहे थे? अपना है जो इच्छा अनुसार व्यापार कर रहे हैं, कंपनी में तो कर ही रहे हैं, साथ में अपना धुरफंदिया खेल भी कर रहे हैं। जैसे पुलिस वगैरह कैसे अब आजकल करता है कि मतलब कि हम अपना कार तो सरकार से पैसा वेतन ले ही रहे हैं, जब केस उस आता है तो उससे रिश्वत वगैरह भी लेते हैं, है ना। देखो, इसको समझने के लिए ना कुछ नहीं करना है, ये कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझने के लिए कुछ नहीं है। देखिए, मान लीजिए एक कंपनी है, उस कंपनी को हमको किस प्रकार से चलाना है, क्या क्या व्यवस्था लाना है, यही है आपका एक्ट।
उसके बाद तो 1858 के 58 के पश्चात है जो बहुत सारा एक्ट आता है। इससे पहले बहुत सारा एक्ट आता है। उसके बाद है जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आ जाता है, यानी उस समय के बाद है जो क्या कहलाता है, अधिनियम कहलाने लगता है। तो वो तो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में था, तो वो कैसे चला रहा था टोटल का टोटल ब्रिटेन के दायरे में ही चल रहा था, यानी वहाँ से थे जो रेडीमेड बन रहा था कानून और भारत में अप्लाई हो रहा था। यही है कंपनी का शासन। ठीक है, 1773 का 2 पॉइंट याद रहना चाहिए। पहला तो नियमित और नियंत्रित रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। दूसरी बात है जो संवैधानिक दृष्टिकोण से यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बात यह है जो सबसे पहली बार कंपनी को राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से मान्यता मिली, है ना, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य का मान्यता दिया गया। चौथा है जो केंद्रीय प्रशासन के नींव है जो सर्वप्रथम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही रखा गया। यानी क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि केंद्रीय प्रशासन की नींव सर्वप्रथम कब से स्टार्ट है, यानी कब रखा गया, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके प्रमुख विशेषताएं हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का। सबसे पहला विशेषता तो ये है कि जो बंगाल का गवर्नर था, उसका पद का नाम चेंज कर गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है, उस समय के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल थे, इसमें 3 प्रेसिडेंसियां शामिल थीं। कौन कौन? सबसे पहला मुंबई प्रेसिडेंसियां, तीसरा मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। ये तीनों एक साथ थे। अब क्या हो गया था, बंगाल का गवर्नर का पद है जो गवर्नर जनरल का पद हो गया था, और साथ ही साथ मद्रास एवं मुंबई जो प्रेसिडेंसियां थीं बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गया था। इससे पहले क्या था, 1773 से पहले क्या था कि तीनों अपना अलग अलग थे और अपना शासन खुद संभाल रहे थे, तीनों अलग अलग। लेकिन अब क्या था कि बंगाल का गवर्नर जनरल के अनुसार इन तीनों प्रेसिडेंसियों का कार्यभार चलेगा, यानी चलने वाला था, और चला भी। ठीक ना, कुछ सालों तक चला, बाद में है जो हटा, वो आगे हम पढ़ेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। तब ये विशेषता हुआ सबसे पहला। दूसरी विशेषता ये था कि 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना हो गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना हो गया, जिसमें तीन अन्य न्यायाधीश एवं एक मुख्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश का नाम जो था इलीजा इम्पे था, और 3 अन्य न्यायाधीश थे, यानी टोटल 4 गो था। टोटल कितना था? 4 गो था। अच्छा, एक पॉइंट आगे जाते हैं। गवर्नर जनरल का जो पद था, उसके साथ साथ उनके सहायता देने के लिए गवर्नर जनरल इन काउंसिल का भी उद्घाटन किया गया, जिसमें 4 सदस्य थे। जिसमें कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। और 1774 में सुप्रीम कोर्ट यानी कलकत्ता उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। उसमें भी 4 व्यक्ति थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? एलिजा इम्पे। चारों में कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें भी 4 मेंबर थे, इसमें भी 4 मेंबर थे। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल में 4 मेंबर थे और इसमें भी 4 मेंबर थे, अन्य न्यायाधीश 3 गो और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा पॉइंट की ओर आते हैं। तीसरा पॉइंट में यह कहा गया कि कोई भी कर्मचारी को भारत के द्वारा उपहार एवं रिश्वत ना लिया जाए, यानी किसी भी भारतीय के द्वारा उपहार या रिश्वत के रूप में कुछ भी ना लिया जाए, और साथ ही साथ अपना निजी व्यापार को बंद कर दिया जाए। यानी किस पे प्रतिबंध लगाया गया? निजी व्यापार पे प्रतिबंध लगाया गया, है ना। और ये जो रिश्वत ले रहे थे उस पे,
और गिफ्ट वगैरह जो ले रहे थे, यानी उपहार वगैरह जो ले रहे थे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक, अब क्या था, एक बात और था इसमें, है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो कार्यभार चल रहे थे नागरिक के संबंधित, जो ब्रिटिश द्वारा जो सैन्य कार्य के लिए भेजा गया था, पुलिस प्रशासन वगैरह, क्योंकि पूरा कंपनी है जो अब शासन करने लगी थी, तो शासन करने के लिए हमको प्रशासन व्यवस्था भी चाहिए, जो कि हमको मिल चुका था, है ना। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों की मान्यता मिला था ना जी 1773 में, तो मिला, है ना। तो सैन्य कार्यों एवं नागरिकों एवं भारतीयों के बारे में एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कार्यों की जानकारी किन्हें देना अनिवार्य हो गया, ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार को, यह ब्रिटिश सरकार को दे कौन रहा था इंफॉर्मेशन यह दे कौन रहा था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो यह इंफॉर्मेशन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे रहा था। अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का स्थापना किया गया था कंपनी के लिए, यानी वही कार्य करना, उसको कार्य इसलिए दिया गया था और यही कार्य दिया गया था कि वह है जो नागरिक एवं सैन्य संबंधित और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चल रहे कार्यवाही की जानकारी किसे दे, ब्रिटिश क्राउन को दे, तो ये रहा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का।